सो हेलो एंड वेलकम गाइस, मैं नाम भार्गव भारद्वाज। आरटीई सीरीज के रास्ते में बिजनेस स्टडीज का टाइम आ चुका है। डे 6 पार्ट 2, मतलब आज आपका छठा दिन भी पूरा हो जाएगा। छठे दिन को पूरे करते हुए हम लोग चैप्टर नंबर 6 भी आज पूरा कर देंगे इसी वीडियो में, जिसका नाम है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस एंड बिजनेस एथिक्स। भाई ये चैप्टर एक तो छोटा है, दूसरा समझने में बहुत आसान है, तो मजा आएगा इसको पढ़ते हुए। सबसे पहले समझने वाली बात यह है कि भाई एक बिजनेस क्या होता है। एक बिजनेस एक सोशियो इकोनॉमिक इंस्टीट्यूट होता है। कहां होता है भाई? मैंने लिख इतना सारा दिया, मेरे को जगह दिखाई नहीं दे रही, मैं यहां लिख रहा हूं। एक बिजनेस एक सोशियो इकोनॉमिक इंस्टीट्यूट होता है। सोशियो इकोनॉमिक इंस्टीट्यूट का मतलब है एक ऐसा इंस्टीट्यूट जो कि सोसाइटी में भी रहता हो, मतलब सोसाइटी में भी काम करे, सोसाइटी का पार्ट बन के भी रहे और इकोनॉमी में भी कंट्रीब्यूट करे, तो उसको कहते हैं सोशियो इकोनॉमिक इंस्टीट्यूट। तो जब एक सोशियो इकोनॉमिक इंस्टीट्यूट मतलब बिजनेस है, तो भाई उसकी सोसाइटी में बहुत सारे लोगों के साथ, बहुत सारे ग्रुप ऑफ पीपल के साथ बातचीत होती होगी, जैसे कि उसके वर्कर्स हो गए, उसके एम्प्लॉयज हो गए, गवर्नमेंट हो गई, नॉर्मल बाकी सोसाइटी मेंबर्स हो गए, सोसाइटी मेंबर्स मतलब बाकी देशवासी हो गए, उसके इन्वेस्टर, उसके ओनर, उसके शेयर होल्डर्स, इतने सारे लोगों से वो बातचीत करता होगा। तो पॉइंट की बात यह है कि इतने सारे लोगों के से जब वो डील करता है, एक बिजनेस बातचीत करता है, तो हर किसी के प्रति उसकी एक रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। तो वही रेस्पॉन्सिबिलिटी आज हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला हमारे पास है रेस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स ओनर्स या इन्वेस्टर्स। फर्स्ट पॉइंट इसके अंदर है टू पे फेयर रिटर्न ऑन देयर इन्वेस्टमेंट। भाई इन्वेस्टर्स ने जो भी पैसा लगाया है उसको इन्वेस्टमेंट कहते हैं। अब ये इन्वेस्टमेंट पे फेयर रिटर्न्स मिले। फेयर रिटर्न्स का मतलब है कि भाई मैंने 10,000 रुपए अगर किसी कंपनी में लगाए हैं, तो उम्मीद करता हूं मैं कि एक साल में वो कम से कम मेरे को 1,000 रुपए तो वापस कमा के दे। तो एक साल बाद कम से कम कुछ भी नहीं तो मेरे 10,000 रुपए 11,000 तो हो ही जाएं। तो ये जो 1,000 रुपए, ये क्या एक फेयर रिटर्न है। फेयर रिटर्न मतलब मान सकते हैं चलो इतना कोई बात नहीं, इससे नीचे गया तो प्रॉब्लम की बात है, ज्यादा मिलता है तो किसी को कोई दुख होता ही नहीं है, लेकिन ये एक नॉर्मल या एवरेज लिमिट है। तो हर बिजनेस की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो अपने इन्वेस्टर को कम से कम इतना तो कमा के दे ही। उसका नेक्स्ट है टू एंश्योर सेफ्टी ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट, कि भाई फेयर रिटर्न कमाना तो बाद की बात, पहले आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो सेफ रहे। सेफ रहने का मतलब है कि बिजनेस लॉस में ना जाए, क्योंकि अगर बिजनेस लॉस में चला गया तो सारा का सारा पैसा जो लगाया था वो डूब जाएगा। तो सेफ रखना है इन्वेस्टमेंट को, मतलब बिजनेस लॉस में ना जाए, ये भी बिजनेस की ही जिम्मेदारी है। नेक्स्ट है टू प्रोवाइड फुल, रेगुलर एंड एक्यूरेट इंफॉर्मेशन अबाउट वर्किंग ऑफ अ बिजनेस। बिजनेस कैसा काम कर रहा है, कैसा काम कर चुका है या कैसा काम करने वाला है, तीनों टेंसेस में जुड़े हुए हैं। कैसा कर चुका है, कैसा कर रहा है और कैसा करने वाला है। तीनों टेंसेस की या तीनों टाइम की कैसी इंफॉर्मेशन हमको ओनर्स को देनी है? फुल इंफॉर्मेशन, रेगुलर मतलब कॉन्स्टेंटली देनी, ये नहीं कि एक बार इंफॉर्मेशन देके एक साल तक चुप बैठ गए, एंड एक्यूरेट, सही बोलनी है। 90% प्रॉफिट हुआ तो 90% ही बोलना है, 100% या 95% नहीं बोलना है। तो ऐसे करके हमको फुल और एक्यूरेट इंफॉर्मेशन अपने ओनर्स को हमेशा देनी है अपने बिजनेस के बारे में। नेक्स्ट है टू इंक्रीज मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर। देखो शेयर होल्डर्स होते हैं हर बिजनेस में, मतलब हर बिजनेस में नहीं, जिस भी बिजनेस की शेयर कैपिटल होगी उसमें उसके शेयर होल्डर्स होंगे। शेयर होल्डर्स, ये जो 1,000 रुपए की अभी हमने एग्जांपल में बात करी जो कि एवरेज है मार्केट का हिसाब से, तो शेयर होल्डर्स ये उनकी उम्मीद लगा के बैठे हैं, उनकी मैं कहूं ये एक्सपेक्टेशन होती है कि ना ही केवल ये 1,000 रुपए बल्कि मार्केट से ज्यादा मतलब अगर मार्केट में 10,000 के ऊपर 1,000 रुपए मिल रहा है तो तुम कम से कम मेरे को 2,000 या 1,500 तो दो ही। तो मार्केट से ज्यादा, मोर देन दी एवरेज, ये जो लेने की जो एक्सपेक्टेशन एक शेयर होल्डर की होती है, एक्सपेक्टेशन पूरी करनी चाहिए। मतलब शेयर होल्डर की इनकम की वेल्थ बढ़ाना भी बिजनेस की ही जिम्मेदारी है। नेक्स्ट है रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स वर्कर्स और एम्प्लॉयज। एम्प्लॉयज या वर्कर्स की तरफ क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है एक बिजनेस की? सबसे पहले टू पे फेयर वेजेस एंड सैलरीज। ये टेयर लग रहा होगा पर ये फेयर है। फेयर वेजेस मतलब जितनी बनती है, जितना देना चाहिए उतना ही उनको वेजेस या सैलरी मिलनी चाहिए। वेजेस इन द केस ऑफ वर्कर्स, सैलरीज इन द केस ऑफ एम्प्लॉयज। वर्कर्स वो लोग होते हैं जो टेम्पररी कंपनी में आते हैं, जैसे कंपनी ने कोई बिल्डिंग बनवाई, कोई मशीन लगवाई, कोई फर्नीचर
बनवाया, तो उसके लिए जो लोग आते हैं उनको वर्कर्स कहते हैं, उनको सैलरी नहीं दी जाती, उनको वेजेस दिए जाते हैं, क्योंकि वो अपना काम करके निकल जाएंगे। लेकिन जो हमेशा हमारे एम्प्लॉय में रह के हमारी एम्प्लॉय कह रहा हूं, हमारी कंपनी में रह के काम करता है, उसको एम्प्लॉय कहते हैं और उसको सैलरी मिलती है। तो वेजेस और सैलरी जितनी देनी चाहिए उतनी देना भी बिजनेस की एक रेस्पॉन्सिबिलिटी है। प्रोवाइड राइट वर्किंग कंडीशंस, ऐसा नहीं है कि भाई बाहर से मजदूर आ रहे हैं तो उनके रहने के लिए घर नहीं है, वैसे जो अपनी झुग्गी झोपड़ी जो भी उनको बनाना है उसके लिए उनको कम से कम जगह तो प्रोवाइड हो, बना वो खुद लेंगे लेकिन कम से कम उनको जगह तो मिले। आपके ऑफिस में स्टाफ आ रहा है तो आपका फ्लोर गंदा है, प्रॉपर लाइटिंग नहीं है, ऐसा नहीं, प्रॉपर वर्किंग कंडीशंस, राइट वर्किंग कंडीशंस देना भी एक बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। प्रोवाइड सर्विस बेनिफिट, सर्विस बेनिफिट्स मतलब जो सर्विस ये लोग बिजनेस को दे रहे हैं उसके बदले में पैसे तो देते ही है, वेजेस और सैलरी तो मिलते ही है, बट कुछ उसके अलावा कुछ बेनिफिट्स भी मिलते हैं। बेनिफिट्स मतलब कैसे हो सकते हैं, मतलब कि जी आपके बच्चे की एजुकेशन का आधा खर्चा हम उठाएंगे, आपका इंश्योरेंस हमने करा दिया तो अगर आपकी फैमिली में किसी को कुछ होता है तो उसका आधा हम पे करेंगे, तो ऐसे करके और कुछ बेनिफिट्स, एक्स्ट्रा बेनिफिट्स अपार्ट फ्रॉम सैलरी या वेजेस देना भी बिजनेस का रेस्पॉन्सिबिलिटी है। टू डेवलप देयर स्किल्स थ्रू ट्रेनिंग, ट्रेनिंग देके, वर्कशॉप्स करा के, सेमिनार्स करा के अपनी एम्प्लॉयज की स्किल को इनहैंस करो, अपनी एम्प्लॉय की स्किल बढ़ाओ, अपनी एम्प्लॉय की वैल्यू बढ़ाओ। रिचर्ड विंसन जो कि वर्जिन एयरलाइंस के मालिक हैं, वो ये कहते हैं कि मैं अपने एम्प्लॉय को इतना ट्रेन करता हूं कि कोई भी उनको दुगने सैलरी पे रख सकता है। तो एक बार इंटरव्यूअर ने उनसे ये सवाल पूछा, उन्होंने ये जवाब दिया कि मैं अपने एम्प्लॉयज को इतना ट्रेन करता हूं कि कोई भी उनको मुझसे दुगनी सैलरी पे रख ले। तो फिर इंटरव्यूअर ने पूछा, सर तो फिर तो वो आपको छोड़ के चले जाते होंगे? उन्होंने कहा नहीं, छोड़ के नहीं जाते, क्योंकि फिर मैं उनको इतना प्यार देता हूं कि और फिर और कोई नहीं दे। तो यही बिजनेस की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सर्विस बेनिफिट्स और सैलरी भी, सैलरी तो चलो नहीं, लेकिन सर्विस बेनिफिट जो फीलिंग है, जो प्यार है, जो माहौल है, जो वर्किंग कंडीशंस है, वो इतनी अच्छी होनी चाहिए एक एम्प्लॉय के लिए कि उसको वो कंपनी छोड़ने का मन ही ना करे। नेक्स्ट है टू रेस्पेक्ट द डेमोक्रेटिक राइट्स ऑफ वर्कर्स, वर्कर्स के कुछ राइट्स हैं, कुछ उनके हक हैं, अधिकार हैं, वो उनसे मत छीनो। उनको यूनियन बनानी है तो वर्कर्स यूनियन बनाने दो, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी बिजनेस की एक रेस्पॉन्सिबिलिटी है। नेक्स्ट है रेस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स कस्टमर्स, कस्टमर्स के प्रति क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी है बिजनेस की? टू सप्लाई राइट क्वालिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विस, जो भी गुड्स एंड सर्विस दिया जा रहा है उसकी राइट क्वालिटी बिजनेस प्रोवाइड करे, एंड एट रीजनेबल प्राइस, ऐसा नहीं कि अंधा कुछ भी प्राइस बिना सोचे समझे रख दिया, जिस चीज की जितनी वैल्यू होनी चाहिए उसकी उतनी वैल्यू हो। टू एंश्योर रेगुलर एंड एडिक्वेट सप्लाई ऑफ प्रोडक्ट्स, अच्छा ऐसा नहीं है कि सब एडवर्टीजमेंट तो कर दिया कि हमारे मार्केट में ये प्रोडक्ट अवेलेबल है, ये प्रोडक्ट अवेलेबल है, पर मार्केट में दरअसल वो पहुंचा ही नहीं। तो आपकी सप्लाई उस प्रोडक्ट की भी इतनी अच्छी होनी चाहिए कि वो प्रोडक्ट हर किसी को आराम से रीच कर पाए, हर कोई उसको आराम से एक्सेस कर पाए। नेक्स्ट पॉइंट जो रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स कंज्यूमर्स में है वो है टू अवॉइड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस होती है कि भाई घोटाला कर दिया, कोई माल में मिलावट कर दी, या कुछ भी ऐसा करना कि दिखाया बहुत ज्यादा, एडवर्टीजमेंट में दिखाया कि 1 चम्मच डालो पूरा घर साफ कर देगा ये डिटर्जेंट और वॉटेवर पोछा वगैरह, और लेकिन असल में एक कमरा भी साफ नहीं हुआ। तो ऐसा नहीं है भाई, जो दिखा रहे हो, जो कह रहे हो, जो आप दे रहे हो, वो दोनों चीजें मैच होनी चाहिए। जो दिखा रहे हो, जो कह रहे हो शुड मैच टू जो आप दे रहे हो। तो कोई भी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस नहीं चलेंगी। नेक्स्ट है टू इन्फॉर्म देम अबाउट द न्यू प्रोडक्ट्स, जो नए नए प्रोडक्ट्स आप बिजनेस मार्केट में उतार रहा है उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे, एंड न्यू यूजेस ऑफ एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट, और जो प्रोडक्ट्स ऑलरेडी मार्केट में उतर चुके हैं उनके नए नए यूज के बारे में बताए कि भाई पहले आप हमारा पेन सिर्फ लिखने के लिए यूज कर सकते थे, अब इस पेन को आप पेपर वेट भी बना सकते हो, वॉटएवर जो भी है, ये तो बस एक एग्जांपल था। तो जो भी आपको आ रहा है, जो भी आपको लगता है कि ये मेरे प्रोडक्ट ऐसा भी यूज हो सकता है, तो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट के न्यू यूजेस और न्यू प्रोडक्ट दोनों के बारे में कस्टमर को इन्फॉर्म करना है। दूसरा है टू हैंडल कंज्यूमर्स ग्रेवियंसेस, कि अगर कंज्यूमर कोई कंप्लेन करते हैं, कोई शिकायत करते हैं, कोई फीडबैक देते हैं, तो ये नहीं कि अपन आंख बंद करके बैठे हैं, सुन ही नहीं रहे, उनके कान बंद करके बैठे हैं,
वो आ रहे हैं तो उनको ग्रीट करो, उनकी कोई प्रॉब्लम है तो उसको सॉल्व करो, कोई दिक्कत है तो उसे सॉल्व करो, जो फीडबैक दे रहे हैं उसको ध्यान से सुनो। ये भी बिजनेस की एक रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है। नेक्स्ट है रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स गवर्नमेंट एंड कम्युनिटी। गवर्नमेंट और बाकी लोग जो भी रह गए इस लिस्ट में नहीं आए, उनके प्रति क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? टू रेस्पेक्ट द लॉज एंड रेगुलेशन ऑफ कंपनी कह रहा हूं, कंट्री। तो जो जिस भी कंट्री में आप ऑपरेट कर रहे हो उसके लॉज, उसके रेगुलेशंस को रेस्पेक्ट करनी है, उनकी इज्जत करनी है और उसके हिसाब से ही चलना है। टू पे टैक्सेस रेगुलरली एंड ऑनेस्टली। जो भी आपके टैक्स बनते हैं, जितने भी टैक्स बनते हैं वो आप रेगुलरली पे करें प्लस ऑनेस्टली। मतलब जितना बनता है उतना दो, और जब बनता है कि साल में एक बार जाना है, साल में 2 बार जाना है, उतना दो। ये नहीं कि साल में 2 बार दे तो रहे लेकिन दे सिर्फ 50% रहे, ऐसा नहीं। रेगुलरली एंड ऑनेस्टली। टू प्रोटेक्ट द नेचुरल एनवायरमेंट। अपने आसपास का एनवायरमेंट का ख्याल रखना है। अब आसपास का ख्याल कैसे रख सकते हैं, तो उसके लिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है रोल ऑफ बिजनेस इन एनवायरमेंट प्रोटेक्शन। तो क्या क्या स्टेप्स एक बिजनेस ले सकता है एनवायरमेंट की प्रोटेक्शन के लिए? सबसे पहले अ कमिटमेंट बाय टॉप मैनेजमेंट टू क्रिएट, मेंटेन एंड डेवलप वर्क कल्चर फॉर प्रोटेक्शन। टॉप मैनेजमेंट कौन? बिजनेस स्टडीज के आपने नहीं, 12th में है पहला चैप्टर। टॉप मैनेजमेंट मतलब कंपनी के बड़े अधिकारी लोग, बड़े बिल्कुल जो ओनर्स हैं, जो सीएफओ, चीफ मार्केटिंग ऑफिसर, चीफ फाइनेंस ऑफिसर, चीफ प्रोडक्शन ऑफिसर, चीफ सेल्स ऑफिसर, ये जितने लोग बैठे हैं, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, सीओ, सीएफओ, सीएमओ, सीएसओ, जितने लोग बैठे हैं, इन सब का काम क्या होता है कि ये पूरी कंपनी के लिए पॉलिसीज बनाते हैं, रूल्स बनाते हैं, रेगुलेशंस बनाते हैं। इनका काम सोचने का होता है, और उस सोच को असल में लैंड पे कौन लेके आता है, प्रैक्टिकली कौन करता है? इनके वर्कर्स। तो इनका ये काम है कि ये लोग क्या करें, ये आपस में कमिटमेंट करें, ये आपस में डिसीजन ले, ये आपस में प्रण लें कि भाई साहब हम क्रिएट, मेंटेन और डेवलप करेंगे वर्क कल्चर। हम अपनी कंपनी में ऐसा वर्क कल्चर मतलब वो वैल्यूज, वो पॉइंट्स जो आप अपने एम्प्लॉयज को सिखाते हो और जिसके साथ वो बड़ा होता है, ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करती है, ऑर्गेनाइजेशन में वो एम्प्लॉय आगे बढ़ता है। तो वो सारी वैल्यूज जो कॉर्पोरेट वैल्यूज, बिजनेस वैल्यूज जो हैं, वो होनी चाहिए एनवायरमेंट की प्रोटेक्शन के लिए। टू क्रिएट एनवायरमेंट प्रोटेक्शन, टू मेंटेन एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एंड टू डेवलप दिस टाइप ऑफ वर्क कल्चर, कि हम अपने आगे आने वाली जनरेशन को भी ये एनवायरमेंट प्रोटेक्शन का पार्ट पढ़ाएंगे। एंश्योर दैट द कमिटमेंट इज शेयर्ड बाय ऑल। ऐसा नहीं टॉप मैनेजमेंट ने आपस में बातचीत करी, डिसीजन लिया और काम खत्म। अगर आपने डिसीजन लिया है तो ये आपकी दायित्व है, आपकी जिम्मेदारी है कि आपके नीचे जितने भी लोग काम कर रहे हैं उन सब तक ये कमिटमेंट पहुंचे, और सब आपके जितने ही डेडिकेटेड हो, आपके जितने ही कमिटेड हो एनवायरमेंट को बचाने के लिए। नेक्स्ट है डेवलप पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स फॉर ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट। देखो यार, सबसे ज्यादा पॉल्यूशन कैसा होता है एनवायरमेंट का, ये कंपनीज कैसे करती हैं? बाय वेस्ट। अब आजकल जो पिक्चर्स देखी जाती हैं वो ये है कि जी वेस्ट को ये ऐसे ही खुला छोड़ देते हैं तो एयर पॉल्यूशन, लैंड पॉल्यूशन होता है, वरना पानी में बहा देते हैं तो वाटर पॉल्यूशन होता है। तो ऐसा करने की बजाय वो एक प्रॉपर पॉलिसी बनाए, प्रोग्राम बनाए कि कैसे हमारी कंपनी से जो वेस्ट निकलेगा हम उसको ट्रीट करेंगे, उसका यूज करेंगे, कैसे हम उसका यूज करेंगे, उसको ट्रीट करेंगे। एंड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, तो और बाकी जो भी काम वो एनवायरमेंट की प्रोटेक्शन के लिए कर सकते हैं, उससे रिलेटेड भी पॉलिसीज बने, प्रोग्राम्स बने। नेक्स्ट है हेल्पिंग गवर्नमेंट इन स्वच्छ भारत अभियान। अब तो स्वच्छ भारत मिशन, स्वच्छ भारत अभियान चल रहा है, तो बिजनेस की ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो गवर्नमेंट को हेल्प करे इस अभियान में। जो लोग रिवर्स को क्लीन करते हैं, बीचेस को क्लीन करते हैं, माउंटेन्स को, वैलीज को, इन सबको क्लीन करने के अभियान चलाते हैं, उनको सपोर्ट करे, गवर्नमेंट को सपोर्ट करे। एंड एजुकेटिंग अदर्स टू मेंटेन क्लीनलीनेस, और अपने कंपनी के एम्प्लॉयज के साथ साथ आसपास के लोग, अपनी ऑडियंस, अपने कंज्यूमर्स को भी ये एजुकेट करे, ये बताए कि आपको अपने आसपास क्लीनलीनेस रखनी चाहिए, आपको साफ सफाई मेंटेन करनी चाहिए, और उनको एजुकेट करे रिलेटेड टू क्लीनलीनेस। तो ये काम एक बिजनेस कर सकता है, और ये सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं बिजनेस की। एक टॉपिक और है, उसके बाद हम बिजनेस एथिक्स पे बढ़ेंगे। फटाफट इस स्लाइड में जो भी लिखा है उसको एज अ नोट्स उतारो, और फिर उसके बाद हम अगली स्लाइड पे मूव करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ते ही हमको मिलता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, वो है आर्ग्यूमेंट
फॉर सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी। तो सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी से रिलेटेड क्या क्या केसेस होते हैं या आर्ग्यूमेंट्स होते हैं। सबसे पहला है जस्टिफिकेशन फॉर एग्जिस्टेंस एंड ग्रोथ। सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी आप निभाते रहोगे तो ये आपकी एग्जिस्टेंस और ग्रोथ को जस्टिफाई करता रहेगा कि भाई जो बिजनेस है सही है, चल रहा है, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। बिजनेस एग्जिस्ट फॉर प्रोवाइडिंग गुड्स एंड सर्विसेज। कि बिजनेस क्यों एग्जिस्ट करता है, बिजनेस क्यों किया जाता है, ताकि हम गुड्स और सर्विस प्रोवाइड कर सके, ठीक है। बट द prosperity and growth is only possible through continuous service to society। ठीक है, बिजनेस एग्जिस्ट करता है गुड्स एंड सर्विसेज को प्रदान करने के लिए, प्रोवाइड करने के लिए, लेकिन एक्चुअल में जो प्रॉस्पेरिटी ऑफ ग्रोथ एक बिजनेस की होती है वो केवल और केवल कॉन्टिन्यूअस सर्विस टू सोसाइटी की वजह से होती है। प्रॉफिट कमाना एक मोटिव रहता है, लेकिन प्रॉफिट भी आप तभी कमा पाओगे जब आप सोसाइटी को सर्व करोगे, सोसाइटी की सेवा करोगे। नेक्स्ट पॉइंट आता है लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट ऑफ फर्म। देखो, फर्म कैन अर्न प्रॉफिट ओनली बाय सर्विंग द सोसाइटी। देखो भाई, जब तक तुम सोसाइटी के काम आ रहे हो, सोसाइटी को की सेवा कर रहे हो, तब तक आपको प्रॉफिट मिलते रहेंगे लॉन्ग टर्म में, ठीक है। क्योंकि अगला पॉइंट तो खैर इससे रिलेट नहीं है, लेकिन लॉन्ग टर्म में आप तब तक प्रॉफिट कमाओगे जब तक आप सोसाइटी को सर्व करोगे। अगर सोसाइटी को ऐसा लगता है कि आप जो उनके लिए काम कर रहे हो वो उचित नहीं है, सही नहीं है, तो भाई एक बार आपका माल बिकेगा, 2 बार बिकेगा, 3 बार बिकेगा, उससे ज्यादा नहीं बिकेगा। तो छोटे टाइम में तो आपका भले ही बिजनेस सक्सेसफुल हो जाए, लॉन्ग टर्म की अगर बात देखी जाए तो यू कैन नॉट अर्न प्रॉफिट। उसी के साथ हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है स्टेक होल्डर्स विल नॉट कॉपरेट अदरवाइज। अगर आप सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल नहीं करोगे तो स्टेक होल्डर्स आपका साथ नहीं देंगे। स्टेक होल्डर्स कौन होते हैं? वही होते हैं जो पिछली स्लाइड पे हमने इनकी तरफ रिस्पॉन्सिबिलिटी देखी थी। सबसे पहले ओनर, इन्वेस्टर, वर्कर, एम्प्लॉय, कस्टमर, गवर्नमेंट, ये सारे लोग स्टेक होल्डर्स में आते हैं। और ये सारे स्टेक होल्डर्स आपको सपोर्ट नहीं करेंगे अगर आप उनको सपोर्ट नहीं करोगे, उनकी तरफ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरा नहीं करोगे। नेक्स्ट, अवॉइडेंस ऑफ गवर्नमेंट रेगुलेशंस। आप गवर्नमेंट की कई रेगुलेशन से भी बच सकते हो अगर आप सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल करते हो। तो सबसे पहला पॉइंट है कैन रेस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट इंटरवेंशन बाय कॉन्टिन्यूअस सर्विस। अगर आप कॉन्टिन्यूअस सर्विस देते रहते हो बिजनेस को तो कोई आप पे शक नहीं करता, गवर्नमेंट आपको ज्यादा तंग नहीं करती, चलने देती है, गवर्नमेंट आपको ज्यादा परेशान नहीं करती, बार बार दखल अंदाजी नहीं देती आपके बिजनेस में। क्योंकि हमने कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू गवर्नमेंट भी एक पॉइंट देखा था। तो आप गवर्नमेंट की तरफ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी करते रहो, गवर्नमेंट आपको तंग नहीं करेगी। ऑल्सो गेट्स टैक्स बेनिफिट्स। ये पॉइंट उस नोट्स में नहीं है, मैंने अपनी तरफ से ऐड किया है कि फर्म गेट्स टैक्स बेनिफिट बाय फुलफिलिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपको देखो, बिजनेस स्कोप में प्रॉफिट होता है, उस पर कॉर्पोरेट टैक्स लगता है, उस कॉर्पोरेट टैक्स से भी आपको छुटकारा मिल सकता है अगर आप अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल करो। होता यह है कि हर बिजनेस को अपने प्रॉफिट का 2% CSR में देना होता है। CSR मतलब कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, CSR में देना होता है। और ये 2% जो है इस पे गवर्नमेंट टैक्स नहीं लगाती। तो अगर आप अपने प्रॉफिट का 2% तक सोसाइटी पे खर्च करते हो तो फिर आपको उस पैसे पे कोई टैक्स नहीं देना पड़ता जो आप सोसाइटी के लिए सर्व कर रहे हो। तो ये भी बिजनेस के लिए एक एडवांटेज होता है। अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज। बिजनेस हैव ग्रेट फाइनेंशियल एंड ह्यूमन रिसोर्स टू सर्व। भाई, बिजनेस के पास पैसे की कमी नहीं है, लोगों की कमी नहीं है, तो क्या चीज रोक रही है उनको सर्व करने से? उनके पास तो सारी चीजें हैं जो सोसाइटी को सर्व करने के लिए जरूरी हैं। तो इसी वजह से वो सोसाइटी को भी अच्छे से सर्व कर पाते हैं। नेक्स्ट है बेटर एनवायरमेंट फॉर डूइंग बिजनेस। देखो, जब ये सारा काम होगा, स्टेक होल्डर्स आपको सपोर्ट करेंगे, ज्यादा दिक्कतें नहीं करेंगे, आपको कोऑपरेट करेंगे, तो आपके आसपास, अगर आप सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल कर रहे हो तो आपके आसपास की जो सोसाइटी है जिसमें आपको काम करना है वो आपको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं देती है। लेकिन यदि आप ये सारा कुछ नहीं कर रहे हो तो आपके पास आएंगी बहुत सारी प्रॉब्लम्स, बहुत सारी रेगुलेशंस का आपको सामना करना पड़ेगा। वो चीज फिर आपकी बिजनेस की सक्सेस में बाधा बनती है। तो पॉइंट यही है, प्रॉब्लम्स क्रिएट्स हर्डल्स इन द पाथ ऑफ सक्सेस। तो ये सारे आर्ग्यूमेंट्स या केसेस थे रिलेटेड टू सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसी के साथ हम अपने नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक पे आते हैं, बिजनेस एथिक्स। तो व्हाट इज एन बिजनेस एथिक्स के अंदर क्या पढ़ रहे हैं?
What is right or wrong in human behavior judged on the basis of standard form of conduct approved by society? क्या पढ़ दिया मैंने डेफिनेशन पढ़ी एथिक्स की। बिजनेस एथिक्स समझने से पहले हम देखते हैं एथिक्स क्या होता है। तो एथिक्स की डेफिनेशन क्या कहती है? इट इज व्हाट इज राइट और रॉन्ग, क्या सही है और क्या गलत है इन ह्यूमन बिहेवियर, तो इंसानों के लिए, ह्यूमंस के लिए क्या चीज सही है क्या गलत है, कौन जज करेगा? जज ऑन द बेसिस ऑफ स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कंडक्ट, तो एक अप्रूव्ड बाय सोसाइटी। तो सोसाइटी एक कंडक्ट बनाती है, एक फॉर्म ऑफ स्टैंडर्ड कंडक्ट बनाती है कि भाई अगर आप इंसान हो तो आप ये काम आपको करना है, ये काम आपको नहीं करना है। कोई लिखित नहीं है, कुछ फिक्स नहीं है, बट ऐसा सोसाइटी में आप कहते हो ना कस्टम्स बन जाते हैं, ऐसा सोसाइटी में रूल्स बन जाते हैं। ठीक है, जैसे हमारी इंडिया इज व्हाट इट्स अ मेल डोमिनेंट सोसाइटी। तो हमारे यहाँ ऐसा हो जाता है कि जो लड़के लोग हैं वो बाहर जाके काम करेंगे, लड़की लोग घर संभालेंगे। ऑल्दो द सीन इज चेंजिंग, सीन धीरे धीरे चेंज हो रहा है, जो अच्छी बात भी है, लेकिन नॉर्मल जो एक फिक्स बेसिक स्टैंडर्ड है वो यही है कि भाई आदमी लोग बाहर जाके काम करेंगे एंड लेडीज लोग घर में रह के काम करेंगी। दोनों ही अपना अपना काम करेंगे, बस दोनों की काम करने की जगह अलग अलग है। तो ये एक क्या है? एक स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कंडक्ट है, ये एक स्टैंडर्ड कंडक्ट है जो कि किसने बनाया? सोसाइटी ने बनाया। जरूरी नहीं है आप इसे मानो ना मानो, लेकिन ये सोसाइटी ने बनाया है। क्या सही है क्या गलत जब सोसाइटी तय करती है तो उसको एथिक्स कहते हैं। बिजनेस एथिक्स क्या होता है? ये सोशली डिटरमाइंड, अब ये बिजनेस एथिक्स की डेफिनेशन है, ठीक है। सोशली डिटरमाइंड मॉरल प्रिंसिपल्स विच शुड गवर्न बिजनेस एक्टिविटीज। देखो मैंने आपको पहले ही बता रखा है, मीनिंग आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो, डेफिनेशन जैसी है आपको वैसी ही लिखनी पड़ेगी। तो ये डेफिनेशन है, आपको एज इट इज लिखनी पड़ेगी। क्या डेफिनेशन है? सोशली डिटरमाइंड मॉरल प्रिंसिपल्स, सोशली डिटरमाइंड, अब समझते रहना शब्द क्या कहना चाह रहे हैं। मॉरल प्रिंसिपल्स विच शुड गवर्न बिजनेस एक्टिविटीज। मेरे को नहीं लगता कोई भी आप में से इतना बुद्धू बैठा हुआ है कि जिसको इंग्लिश भी समझ में ना आती हो। तो वही चीज है कि सोसाइटी डिटरमाइन करेगी उन प्रिंसिपल्स को जो बिजनेस एक्टिविटी में फॉलो किए जाने चाहिए। इंप्रूव्स पब्लिक इमेज एंड पीपल्स कॉन्फिडेंस एंड ट्रस्ट। अच्छा, आप बिजनेस एथिक्स अगर फॉलो करते हो तो उससे क्या होता है कि वो आपकी पब्लिक इमेज इंप्रूव करती है, लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, उनका कॉन्फिडेंस आपके अंदर बढ़ता है और उनका ट्रस्ट, उनका विश्वास आपके अंदर बढ़ता है। एथिक्स एंड प्रॉफिट्स गो टुगेदर इन लॉन्ग रन। अभी हमने बात भी करी थी कि जब तक बिजनेस सर्व करता रहेगा सोसाइटी को अपने एथिक्स के साथ, तब तक वो प्रॉफिट में अर्न करता रहेगा। जब उसने बेईमानी करना चालू किया, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभाई, तभी बिजनेस गिरना चालू हो जाएगा। इसी के साथ हमारा टॉपिक आता है एलिमेंट ऑफ बिजनेस एथिक्स। बिजनेस एथिक्स के अंदर क्या क्या एलिमेंट्स है? सबसे पहला टॉप मैनेजमेंट कमिटमेंट। हमने ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में भी डिस्कस किया था। टॉपिक था हमारा बिजनेस एनवायरमेंट, कि व्हाट कैन अ बिजनेस डू टू इंप्रूव एनवायरमेंटल कंडीशन, जो पिछली स्लाइड में था। वहां पे भी था टॉप मैनेजमेंट कमिटमेंट, यहां पे भी है टॉप मैनेजमेंट कमिटमेंट। कि कमिटमेंट किस चीज से होनी चाहिए या क्यों टॉप मैनेजमेंट? बिकॉज दे हैव रोल इन गाइडिंग ऑर्गेनाइजेशंस टुवर्ड्स एथिक्स। ये टॉप मैनेजमेंट क्या होती है, मैंने आपको पहले भी इसी वीडियो में पहले भी बताया है। और इन्हीं लोगों का हाथ रहता है, इन्हीं लोगों का रोल रहता है, इन्हीं लोगों का भूमिका रहती है ऑर्गेनाइजेशन को चलाने की। और अगर इनके अंदर कमिटमेंट आ जाए तो ये ऑर्गेनाइजेशन को एथिक्स पे चला सकते हैं। मस्ट बी कमिटेड टुवर्ड्स एथिकल कंडक्ट। तो ये कैसे चलाएंगे? जब ये खुद कमिटेड होंगे एथिकल कंडक्ट के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है पब्लिकेशन ऑफ अ कोड। अब कोड क्या होता है वो समझो। डिफाइंड प्रिंसिपल्स ऑफ कंडक्ट इन रिटन डॉक्यूमेंट, उसको कोड कहते हैं। जब आप सारे रूल्स को रेगुलेशन तो चलो गवर्नमेंट वाली थोड़ी इमेज देता है, हम उसको नहीं याद करेंगे। जब आप रूल्स को, प्रिंसिपल्स को एक रिटन फॉर्मेट में लिखते हो, एक रिटन डॉक्यूमेंट में लिखते हो, उसको हम कोड कहते हैं। तो ये कोड हर बिजनेस में बनना चाहिए और अपने एम्प्लॉयज के साथ शेयर करना चाहिए। इन्वॉल्विंग एम्प्लॉयज एट ऑल लेवल्स। भाई सिर्फ टॉप मैनेजमेंट का काम नहीं है, टॉप मैनेजमेंट तो कमिटेड होगा तब ये काम होगा, लेकिन उसे अपनी कमिटमेंट बाकी एम्प्लॉयज के साथ भी शेयर करनी पड़ेगी और बाकी सारे एम्प्लॉयज को भी इस काम में इन्वॉल्व करना पड़ेगा कि सब लोग एथिक्स के साथ, कानून कायदे के साथ काम करेंगे। बिकॉज एम्प्लॉयज इंप्लीमेंट दी पॉलिसीज इन रियल। भाई पॉलिसी तो बना दी टॉप मैनेजमेंट ने, लेकिन उसको असली में धरती पे कौन उतारेगा, रियलिटी उसका एग्जीक्यूशन कौन करेगा, ये एम्प्लॉयज करेंगे। तो एम्प्लॉयज के अंदर भी कमिटमेंट होना बहुत
जरूरी है। नेक्स्ट है मेजरिंग रिजल्ट। रिजल्ट मेजर करना काम बहुत डिफिकल्ट काम है। इतनी आसानी से आप अपने ये बिजनेस एथिक्स का कोड या बिजनेस एथिक्स के कंडक्ट का आप रिजल्ट मेजर नहीं कर सकते। फिर भी बिजनेस कैन कंडक्ट ऑडिट टू मेजर एफिशिएंसी ऑफ एथिकल पॉलिसीज। जो भी उसने पॉलिसीज बनाई है वो कितनी कारगर साबित हुई, कितनी नहीं, कितना फायदा हुआ, कितना नहीं, इसके लिए ऑडिट कर सकती है बिजनेस। अब ऑडिट क्या होता है? ऑडिट होता है कि किसी भी चीज को एनालाइज करना और उसकी गलतियां निकालना, उसको ऑडिट करना कहते हैं। ये काम हम बचपन से करते आ रहे हैं, किसी को भी देख के उसकी गलतियां निकालने। इसने ना जूते सही नहीं पहन रखे, इस कलर के होते तो ज्यादा अच्छे लगते, इसने टी शर्ट बहुत डार्क कलर की पहन रखी है। ऐसे हम गलतियां पहले भी निकालते थे, बस उसको ऑडिट करना कहते हैं, ये हमें नहीं पता था। तो भाई अगर अब हमें कोई बोले कि तो उसकी गलती क्यों निकाल रहा है, तो वी आर डूइंग ऑडिट मैन, वी आर डूइंग ऑडिट। चलो खैर मजाक की बात हो गई। तो अभी बात यह है कि बिजनेस कैन कंडक्ट ऑडिट टू मेजर एफिशिएंसी ऑफ एथिकल पॉलिसीज। और नेक्स्ट पॉइंट है द रिजल्ट will lead to make decisions for the future course of conduct। तो जो भी रिजल्ट निकल के आए हैं उसी के बेसिस पे आगे आने वाले टाइम में जो भी एक्टिविटीज करी जाएंगी उसके डिसीजंस लिए जाएंगे। भाई अब हम आगे से ये ध्यान रखेंगे, ये चीज अच्छी चली तो इसको दोबारा से इंप्लीमेंट करो, ये चीज में कमी थी तो इसको सही करके ऐसे करो। तो वो आगे के फ्यूचर के डिसीजंस बनाने में हमारा मदद करेगा। इसी के ही साथ हमारा चैप्टर नंबर 6 सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ बिजनेस एंड बिजनेस एथिक्स होता है खत्म। 6 चैप्टर भी हो गए खत्म। और 6 चैप्टर खत्म होने का मतलब है हमारा अराउंड 60%, 55 to 60% सिलेबस भी हो गया खत्म। 6 दिन खत्म हुए और 6 दिन के साथ 6 चैप्टर भी खत्म हुए। वी आर गोइंग एट अ गुड स्पीड। मेरे को अभी रियलाइज हुआ कि हम ये आरटीजी सीरीज में बिजनेस को जो 11 दिन दिए थे उसमें बिजनेस स्टडीज हमारा 10 दिन में ही खत्म हो जाएगा। तो आई एम गिविंग यू मोर जो मैंने कमिटमेंट करी थी उससे, बट उसके लिए आपको मेरा साथ देना पड़ेगा। कैसे? चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो को लाइक करके, ताकि मेरे को पता लगे कि भाई मैं जो पढ़ा रहा हूं वो आपको समझ में आ रहा है और आप मेरे इस एफर्ट को लाइक कर रहे हो। विद दैट सेड, लेट्स रैप इट अप एंड दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।